चलिए, आज का मुद्दा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काला धन ऐसा मुद्दा है जो इस वक्त सबकी जुबान पर है। जी के पाठक जी लगातार बोलना चाह रहे हैं कुछ, हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जी के पाठक जी बताइए। तुलिका जी, मैं स्पष्ट कर दूं जी। हमारे अभी गुप्ता जी ने अभी बताया था, मिस्टर टीएन गुप्ता जी ने जी। वो ये बता रहे थे कि एसआईटी का गठन हो गया था। ये ठीक है, एसआईटी गठित हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस एसआईटी गठन के खिलाफ रिवीजन किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटीशन लाए थे कि एसआईटी का गठन न किया जाए। और उस एसआईटी के गठन का प्रबल विरोध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एसआईटी का गठन का कोई विरोध नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया, बल्कि सजेशन दिया कि ऐसे सीबीआई है, पूर्व 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और भी जो इतनी एक्यूरेट ऐसी टीम गठित हुई है जो निष्पक्षता के साथ इस काले धन के मामले में जांच करेंगे जी। और वो जांच करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण में यह जांच चल भी रही है। अब जब कोई कानून के अंतर्गत प्रक्रिया आती है तो उसमें धैर्य भी रखना पड़ता है, उसमें उस प्रक्रिया के अंतर्गत लगने वाला समय, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी परसों की ये रिपोर्ट है कि मंडे को स्विस बैंक के कुछ अधिकृत वहां के स्विट्जरलैंड की सरकार से ये बात हुई है, और वो राजी भी हो गए हैं कि हम कुछ और नाम भी जो इसमें आवश्यक है जांच में सहयोग करेंगे, वो बताएंगे। तो सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, और इस मैटर पर यह सच है कि हम चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभावी मुद्दा था, और आज भी है, आगे भी रहेगा। और काला धन लाएंगे वे नाम जो सब जुडिस है मैटर, वो धीरे धीरे वो सबके सब उजागर किए जाएंगे। पाठक जी, ये बता दीजिए काला धन वापस कैसे लाएंगे? एनआरआई के नाम है या जो लीगली वो टैक्स पे करते हैं, कुछ तो प्लान बनाना शुरू कर दिया होगा केंद्र सरकार ने। जो काला धन की प्रक्रिया है, बिल्कुल बिल्कुल वो एसआईटी की जांच कंप्लीट हो जाए। ये 31 मार्च 2015 तक जांच कंप्लीट होनी है, और ये 31 मार्च 2015 के बाद, उसकी जांच के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें कानूनी कार्रवाई करें जो इस जांच में उसके अनुसार। तो वो जांच में एसआईटी पूर्णतया अधिकृत है और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। लेकिन किसी भी प्रकार का हिला हवाला या टाल मटोल नहीं है, जैसा कि कांग्रेस के रिजिम में हुआ 2001 मैं जल्दी ही फिनिश। जी, कोर्ट को ये कहने की जरूरत क्या आन पड़ी कि जिस तरह से आप लोग इस पूरी जांच प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, उससे तो हमारे रहते ये प्रक्रिया कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। ये एक बहुत बड़ा तंज है आपकी सरकार के लिए, बहुत बड़ी बात कही गई है आपकी सरकार के लिए। आपकी संजीदगी इस मुद्दे पर इस बात से ही साफ झलक रही है। तुलिका जी, न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है 627। तो ये बात न्यायालय को नहीं पता, ये बात क्या न्यायालय को नहीं पता? उसको ये कहने की जरूरत क्या पड़ी है? और तुलिका जी, हमारे पाठक साहब कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया में समय लगता है, तो क्या इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय दिया है कि 31 मार्च 2015 तक वो जांच पूरी करके इसमें कार्रवाई करें। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कि समय दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण के कारण, इसमें ये उनके संज्ञान में आने के कारण, उनके पर्यवेक्षण में ये कार्य हो रहा है। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये उचित समझा कि ये जांच का विषय है कि किसका काला धन है, ये आरोप लगातार जी के पाठक जी आपकी सरकार पर लगा कि अकाउंट होल्डर को आप लोग बचा रहे हैं। अगर कोर्ट इंटरवीन नहीं करता, कोर्ट बीच में इस पूरे मुद्दे पर दखल नहीं देता, तो ये जो लिस्ट है, ये इन लिस्टों को नहीं सौंपा जाता। ये जो 3 नामों का आप खुलासा करने की बात लगातार कह रहे हैं, हालांकि इन नामों का खुलासा, एक मिनट दीक्षित जी, इन नामों का खुलासा आप पहले भी हो चुका है। केंद्र सरकार जो यूपीए की थी उसने इन नामों का खुलासा किया था। हालांकि जो ये भी बात सामने है कि इनमें से एक ने बहुत ज्यादा चंदा दोनों ही पार्टियों को दिया हुआ है। नाम नहीं खुलासा किए थे। ये पूरी लिस्ट अपने पास भी हुई उसके दौरान, ये पूरी लिस्ट अपने पास रखे रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये रिवीजन किया था कि एसआईटी ही गठित ना हो। इन्होंने एसआईटी का विरोध किया था, और एसआईटी के विरुद्ध इन्होंने वहां पिटीशन फाइल की थी। तो ये एसआईटी के कोई निष्पक्ष एजेंसी के
पक्ष में ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने एसआईटी के गठन में सहयोग किया, जांच में सहयोग कर रही है केंद्र सरकार और आगे भी करेगी। जो ये कह रहे हैं कि उसमें हम वास्तव में इनकी तरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूपीए सरकार ने तो श्वेत पत्र केवल लाए थे, ये कहा, ये तो एसआईटी का ही विरोध कर रहे थे। चलिए जी दीक्षित जी बताइए। देखिए पाठक जी, दीक्षित जी का जवाब सुन लेते हैं। पाठक जी अपनी बात से आप खुद फंसते चले जा रहे हैं। गुप्ता जी की जो बात थी वो बिल्कुल सही है कि एसआईटी के गठन का आपको कोई श्रेय नहीं जाता है। कांग्रेस ने रिवीजन के लिए कहा था कि कुछ समय दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और देश में चुनाव आ गए, इसलिए एसआईटी का गठित होना बहुत आवश्यक था। अभी आपके वित्त मंत्री ने परसों सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है कि इसमें कुछ कोर्ट को नरमी बरतनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने ऑर्डर में एक शब्द भी इधर से उधर करने नहीं जा रहे। आपके वित्त मंत्री अगर उसका सहयोग कर रहे थे तो उनको ये हलफनामा देने की क्या आवश्यकता थी कि कोर्ट इसमें कुछ नरमी बरते। क्यों नरमी बरते? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसने कहा कि मैं एक भी शब्द इसमें इधर से उधर करने वाला नहीं हूं, जो आदेश है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। जब आप कटघरे में खड़े होते हैं तो लिस्ट लेकर के 10:30 बजे पहुंच जाते हैं, 3 बार आपके वित्त मंत्री बयान बदलते हैं और आप कह रहे हैं सहयोग करें। आपकी सरकार में रहे कानून मंत्री जेठमलानी जी आपके खिलाफ खुद वहां पर बयानबाजी कर रहे हैं। सुब्रह्मण्यम स्वामी जो आपके वित्त मंत्री के कैंडिडेट थे वो कह रहे हैं कि मुझे समय दिया होता है सरकार ने तो मैं 3 महीने में ले आता। आज स्वामी रामदेव जो 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में भेज रहे थे वो भी आपके विरोध में है। अगर 100 दिन में नहीं होना था तो क्या मोदी साहब इतने अनभिज्ञ थे? अगर टीटी में कोई इस तरीके का करार था अन्य देशों से तो जेटली साहब या आपके लोग जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का घोषणा पत्र बना रहे थे, क्या वो इतने अनजान थे, इतने इतने उनको जानकारी नहीं थी उन बातों के लिए? आपने 100 दिन का वादा किया, कांग्रेस ने 100 दिन का वादा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने 100 दिन का वादा नहीं किया। आपने वादा किया देश की जनता से कि 100 दिन में लाएंगे, हर खाते में 3-3 लाख पहुंचेंगे। मैं सही बात कर रहा हूं, गुप्ता जी का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा अगर इस तरीके के बयान होंगे, सत्ता में आप आएंगे सब टाइम फिक्स हो गया। अब मार्च 15 बताने लगे, आप कहने लगे जांच होगी तब देंगे, आप बोलने लगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे पास नाम कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं, कांग्रेस के लोगों को इसमें शर्म झेलनी पड़ेगी। अरे आप न्याय के लिए काम क्यों नहीं करते? चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, जो इस देश का धन ले जा करके उसको जा करके विदेशों में जमा करता है, उसके नाम खोलने में आप पीछे क्यों हैं? और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बहुत दिन बाद देखने को मिला कि किसी सरकार को उसने कहा है कि आप काले धन को बचाने के लिए, उनके रखने वालों को बचाने के लिए आप एक छतरी का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी आप अपना ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है। आपका जो वादा था वो बेनकाब हो गया, जनता के सामने आपका चेहरा बेनकाब हो गया और सब जगह ये चर्चा हो रही है कि आप कुछ लोगों को बचाने के लिए सारी व्यवस्था और सारे सिस्टम को दबा कर रखना चाहते थे, ब्लैकमेलिंग का काम कर रही थी आपकी सरकार। टीएन गुप्ता जी आप कुछ कह रहे थे? ये तो वास्तव में जी के पाठक जी आपके पास, जी के पाठक जी आपके पास आएंगे आपके पास जी। तो मैं इनकी बात का नहीं, आपके पास आएंगे जी के पाठक का जवाब दे दूं। आपके पास डायरेक्ट हमारे ऊपर चर्चा सिर्फ 2 जगह ही केंद्रित ना रहे, उस चर्चा को हम रेगुलेट करना चाहते हैं। जी बताइए जी के गुप्ता जी। मुझको तुलिका जी 2 मिनट हमको सिर्फ दे दीजिए। जी बोलिए गुप्ता जी। देश के सामने मैं किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं देश का एक विजिलेंट नागरिक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इसके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहले से चल रहा था जी। उसमें पहले की सरकार ने एक हलफनामा दिया जिसमें ये कहा कि एक फॉरेन ट्रीटी है, इसकी वजह से हमारे सामने दिक्कत है कि मैं नाम नहीं बता सकता, जुडिशल प्रोसेस में ही बताए जा सकते हैं। ये इनकी भाजपा उसमें विपक्ष में थी, इनको मालूम था, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव में इन्होंने कहा कि मैं 100 दिन में लाऊंगा, 3-3 लाख रुपया आपको मिलेगा। दरअसल में मैं राजनीतिक दलों का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन चूंकि यहाँ आ रहा है इस वजह से मैं ले रहा हूँ। भाजपा की एक समस्या है इस देश के सामने कि वो कहती कुछ है करती कुछ है। उसने अभी एक कहा कि वो एफडीआई की जब बहस हुई थी तो कहा यहाँ मुद्दे से भटक रहे हैं, जवाब दीजिए क्या है और किस पर बात कर रहे हैं? कांग्रेस के आईकॉन को लेकर के
आगे चल रहे हैं, इनके पास कृपया कोई मुद्दा अपने तुलिका जी का ध्यान रखा नहीं, जाए, जब नहीं तो कांग्रेस डिबेट और तो भाजपा की बात हो अनएंडिंग रही है। जी, है, के मैं उस संदर्भ में कर रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि यहाँ नहीं हूँ। मैं देश के सामने जनता की जो तथ्यात्मक बातें देश और दर्शक जानना चाहते हैं वो मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी ये भी तो बतावें कि एसआईटी का विरोध हुआ था, ये जानकारी में है इनके कि नहीं है? जी एसआईटी का विरोध किसने किया था? एसआईटी गठित होने दी क्या? जी जब स्पेशल जी के पाठक जी आपके पास आएंगे, जी के पाठक जी आपके पास भी आएंगे। भाजपा के शासनकाल में गठित हुई और ये टीम थी। उसमें भाजपा का कोई श्रेय नहीं बनता उसमें एसआईटी के लिए। वो तो पास सुप्रीम भी कोर्ट के आएंगे, आदेश पर उसका जो भी सरकार, जो भी 2014 में जो भी सरकार बनती उसका अनुपालन करना उस सरकार की जिम्मेदारी थी। उसमें भाजपा की सरकार का कोई श्रेय नहीं बनता उसमें। अगर किसी की भी सरकार बनती, कांग्रेस की बनती, तीसरे मोर्चे की बनती, उसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना उसकी जिम्मेदारी थी। आप आज 10:30 बजे लिफाफा लेके पहुंच गए तो क्या देश की जनता आपको श्रेय देगी? जांच जब कंप्लीट नहीं हुई तो काला धन कैसे आ जाएगा? जी के पाठक जी देखिए ये ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जिनका, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लोग सुनना चाहते हैं। अगर हम एसआईटी और ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर ही भटके रहेंगे तो हम इस पूरे मुद्दे पर ठीक से चर्चा नहीं कर पाएंगे। हम पहले डीसी शुक्ला जी से बात कर लेते हैं। डीसी शुक्ला जी, काला धन हमारी एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आम आदमी उन नामों को जानना तो चाहता है, लेकिन उससे पहले वो जानना चाहते हैं कि उसकी स्थिति जो है, जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, जो महंगाई जो समस्या है, उन समस्याओं से निपटने के लिए काला धन कितना कारगर साबित होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? देखिए तुलिका, 2-3 चीजें में जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है। इसमें अब मुद्दा दो होता है। देखिए ये तो दौर आरोप प्रत्यारोप का तो अलग है, वो एक तरफ है। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं तो इसमें दो चीजें हैं कि ये पैसा लाया कैसे जाए, और नंबर 2 उसके बाद बात होती है कि आगे इसको रोका कैसे जाए। आगे इस तरह से ये काला धन जो क्रिएट होता है इसका क्रिएशन कैसे रोका जाए, क्यों एक अनवरत प्रक्रिया हर बार हम बात करते हैं, उतना ही काला धन फिर बन जाता है। तो देखिए काला धन अगर देखा जाए तो मूलतः 3 रूप से बनता है। नंबर 1 टैक्स चोरी करने से, दूसरा करप्शन से, और तीसरा इलीगल बिजनेस से। हाँ, तो अब सबसे बड़ी चीज है टैक्स लॉ अपने ऐसे किए जाएं कि जो इनका सिंप्लीफिकेशन हो, उनका सरलीकरण किया जाए, जिससे लोगों के दिमाग भ्रांत नहीं हो। करप्शन को रोकना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट काफी प्रयास भी कर रही है, सारी गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट जब बात कर रहा हूँ तो कोई किसी पार्टी की नहीं, सरकार हमारे लिए है। उसके लिए ये है कि कंप्यूटर जो इंटरफेसिंग हो रही है आज कंप्यूटर की, कि लोगों से मिलना बंद हो जाएगा तो करप्शन काफी कुछ कम हो जाएगा। क्यों मशीनें पैसा मांगेंगी नहीं, जब मशीनें होंगी वो ब्राइब्स नहीं मांगेंगी, तो करप्शन काफी हद तक कम होगा। दूसरा इलीगल बिजनेस, जो इलीगल बिजनेस होता है चाहे उसके लिए अर्थव्यवस्था पे भी बहुत खराब असर पड़ता है और सोशल प्रॉब्लम भी है। क्यों उसी वजह से टेररिज्म बढ़ता है, उसी की वजह से क्राइम बढ़ते हैं, और उसी वजह से बहुत सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनको रोकना बहुत जरूरी। जहां तक लाने वाली बात है, अब लाने वाले में 2 मुद्दे हैं। पहले तो यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो गलत है कि नहीं है, वो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रही है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोगों के लिए कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वी हैव फुल फेथ, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन है। दूसरी चीज और भी है, गवर्नमेंट को भी अब एक बहुत अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी रकम काले धन के रूप में चल रही है, सबको मालूम है। लेकिन हमारा प्रयास है कोई भी सरकार उसको आगे लाने के लिए क्या कर रही है। तो मेरा तो सुझाव है कम से कम एक कोई ऐसी स्कीम देनी चाहिए, कोई ऐसा बॉन्ड देना चाहिए जिससे ये जो है काला धन वो मेन उसमें स्ट्रीम में आ जाए, वो सही आ जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय रोल प्ले करने लगे, और उससे हो क्या, उससे रोजगार जनित हो जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जो 50 कुरीतियां फैला रहा है वो न फैलाए और मिनिस्ट्री में आ जाए। तो हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। जी डीसी शुक्ला जी, ये बात आपने बहुत सही कही कि जो हम काला धन जो विदेशों में उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश में काला धन है उस पर हम चर्चा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जी के पाठक जी, देश में जो काला धन है उसके लिए कभी कोई चर्चा नहीं की जाती है। काला धन का मुद्दा विदेशों में जो है उसको आप लोगों ने चुनावी मुद्दा तक बना डाला और उस पर अब इतना हाव हल्ला मचा हुआ है। क्या कभी जो देश में काला धन है उस पर भी संजीदगी से सरकार ने सोचा है, उसके जो वो किस तरह से उसको जनरेट हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए कभी सोचा गया है? उस पर उसको वापस अर्थव्यवस्था में मुख्य धारा में लाने के लिए कभी सोचा गया है? देख तुलिका जी, मैं बता दूं,
वास्तव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में कितना पारदर्शिता बरत रही है। हमने पहले भी पार्लियामेंट में अपने सभी सांसदों का शपथ पत्र फाइल किया और उसमें स्पष्ट किया कि हम लोगों का कोई काला धन या किसी भी प्रकार का कोई खाता किसी भी देश के विदेशी बैंक में नहीं है। हाँ। आप समझिए, क्या कांग्रेस ने ऐसा कभी किया? आज हम सभी मंत्रियों के और सभी अपने पार्लियामेंट सांसदों के वास्तव में उनका वर्तमान स्थिति क्या है, आय जो संपत्ति है उसका लेखा जोखा मांग रहे हैं। हमारे बहुत से मंत्रियों ने सबमिट कर दिया है और बहुत से सांसदों ने दे दिया है। क्या ऐसा कांग्रेस ने कभी किया और इस प्रकार का कर रहे हैं? तो हम पारदर्शिता की राजनीति करते हैं और पारदर्शिता में ही भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। इन्होंने माननीय मोदी जी पर अभी आरोप लगा दिया कि उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान कि 100 दिन में ले आएंगे, जैसे श्रीमान गुप्ता जी अभी बोल रहे थे। क्या एक भी क्लिप ये दिखा सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने 100 दिन में कहा कि हम काला धन ले आएंगे? नहीं, ये बात तो हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ये जी के पाठक जी ये बात हुई थी और इस बात पे से इनकार नहीं किया जा सकता। एक मिनट, एक मिनट, आप सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर दूं। एक आप क्लिप दिखा दीजिए कि जिसमें माननीय मोदी जी ने 100 दिन में काला धन लाने की बात कही हो। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने कहा था कि हम इसको ले आएंगे, लेकिन उसमें प्रोसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एसआईटी गठित है। एसआईटी को जांच के लिए सौंप दिया गया है। अब क्या भाजपा या केंद्र सरकार बीच में कोई दूसरा तरीका है जो हमारे विद्वान मित्र इतना कानून नहीं जानते? अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए जी के पाठक जी। देखिए जो सवाल था दे दिया कि हम नहीं बताएंगे, ये तो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। आपके वित्त मंत्री, आप अपने वित्त मंत्री के कानूनी ज्ञान का अध्ययन करिए, वही 3-3 हलफनामे दे रहे हैं देश के सामने। जी के पाठक जी, देखिए फिर हम उसी मुद्दे पर आ गए। जो सवाल था मेरा उसका जवाब आपने नहीं दिया। एक बात यहाँ पर ये बताइए कि 3 नामों का आप लोगों ने खुलासा कर दिया। हम इस बात को नहीं कहते हैं कि नाम पहले भी सामने आ चुके थे। चलिए, आपने इन 3 नामों का खुलासा किया। 3 नामों का खुलासा क्यों किया? जब इस ट्वीटी में जब इस ट्वीटी में सुनिए, मैं पूरा पहले प्रश्न सुन लीजिए पहले पूरा। जब उस ट्वीटी में ये बात थी आपके अनुसार और कांग्रेस के अनुसार कि नामों का खुलासा आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप नामों का खुलासा करेंगे तो ट्वीटी का वायलेशन होगा। तो इन 3 नामों का खुलासा करके आपने ट्वीटी का तो वायलेशन कर दिया। तो 3 नाम चाहे 627 नाम, फर्क क्या पड़ता है इन नामों के खुलासा करने में? मैं बता दूं जी। देखिए तुलिका जी, इसमें इन 3 नामों के विरुद्ध मैटर प्रोसिक्यूशन का चल रहा है। हाँ। और उनके वो मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, उनके खिलाफ जांच हो चुकी थी पूरी। तो मतलब कि नामों का खुलासा पहले हो चुका था ना, यही बात तो है ना कि उन नामों का खुलासा पहले हो चुका था। आपने कुछ नया नहीं किया, आपने कुछ नया नहीं किया। इन नामों का खुलासा पहले हो चुका था, कुछ नया नहीं हुआ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं तुलिका जी, ये पाठक जी ये सवाल आप उठा रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप हमसे हमारे कानूनी ज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपके वित्त मंत्री के कानूनी ज्ञान के बारे में पूछना चाहता हूँ। डिबेट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात कह दें सब और दूसरे की बात न सुने, उसका जवाब न दें आप। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, ये जो है बीच में बोलने की आदत कांग्रेसियों की जब फंसते हैं तो ये हमेशा फंसते नहीं है। आपने फंसे हैं इसमें। जवाब दे दें जी, फिर आपके पास आते हैं। जी बताइए, हाँ बताइए, जवाब दीजिए आप। मैं जब आप बोलते हैं आप उस मुद्दे पे बताइए, आप अपना जवाब दीजिए। जी मैं बता रहा हूँ जी कि जी मैं बता रहा हूँ कि ये वास्तव में जब हमने उनका पूरी तरीके जब इनका ये देखा कि जांच में प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं, हमने जून में 627 नाम सौंप दिए थे। उसमें जांच चलने लगी। 3 के खिलाफ ये पाया गया कि ये प्रथम दृष्टया सिद्ध दोष या इस प्रकार के मैटर के अंतर्गत आते हैं, तो उनका खुलासा किया। अब ये उसमें ट्रीटी में है कि अगर जिन पे प्रथम दृष्टया कोई ऐसा बनता है और मैटर सब जुडिस है या फिर कोई न्यायपालिका उसमें मांगती है तो आप खुलासा कर सकते हैं। अब हमसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप सभी नाम बताइए, हमने सभी नाम उनको बंद लिफाफे में दिए। एक मिनट मुझे
मुझे ये सारी भ्रामक ये दलील आपकी पच नहीं पा रही है जी के पाठक जी की जून में आप लोगों ने जो लिस्ट दी थी इसमें तीनों नामों पर ही जांच की, सिर्फ 3 नाम पे क्यों हुआ? जो 627 नाम और थे वो उसमें सिर्फ 3 नामों पर ही इन्वेस्टिगेशन होता रह गया। आप उसमें देख लीजिए और नहीं सभी पर हुआ। 3 को अभी ये पाया गया कि इनका प्रथम दृष्टया इनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उनका खुलासा किया गया। चलिए, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तुलिका जी हमारे मैं इसमें तीन सवाल मैं खड़े करना चाहता हूँ। पाठक जी अपने को बहुत कानून का विशेषज्ञ मान रहे हैं और हम लोगों के कानूनी ज्ञान पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि पहले 7 दिन का घटनाक्रम देखिए, इनके वित्त मंत्री का कानूनी ज्ञान मैं आपके सामने ला करके रख रहा हूँ। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि ये नाम टीटी की वजह से घोषित खोले नहीं जा सकते। भी दिया था। नहीं सुनिए ना, इनके वित्त मंत्री के घटनाक्रम को बता रहा हूं। फिर उन्होंने दूसरा हलफनामा दिया कि जो जांच हो रही, जो जांच में दोषी पाए जाएंगे उनको हम देंगे। फिर तीसरे दिन उन्होंने 3 नाम खोले। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया कि जब एसआईटी गठित हो चुकी है तो दोष को तय करना उसका काम है, सरकार का काम नहीं है। आप कह रहे 3 प्रथम दृष्टि में सरकार को दोषी दिखे। जब एसआईटी गठित हो चुकी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर और आप उनको नाम सौंप चुके हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वो जांच कर रहे हैं, जांच में समय लगेगा, तो भारत सरकार के पास ऐसी कौन सी एजेंसी थी जिसने ये तय कर दिया कि ये 3 दोषी हैं और इनका नाम खोल दिया? आप देश को धोखा देने का काम कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आपके चेहरे को बेनकाब किया और 2 बार किया आपको, सरकार को। आप रोकते हैं कि आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। गंगा प्रदूषण के मामले में आपकी सरकार गई, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरीके से गंगा जी का प्रदूषण 200 साल तक दूर नहीं हो सकता। और इसी तरीके से काला धन पर भी सरकार ने कहा, जो ज्यूरी थी उसने कहा कि मेरी सुनवाई क्या, मेरे जीवन काल में आप इसकी जांच पूरी नहीं कर पाएंगे। जब एसआईटी गठित हो गई तो सरकार को क्या अधिकार है, वो उनको पूरी जानकारियां मुहैया क्यों नहीं कराती है? तो आप खुद फंसे हुए खड़े पूरे देश के सामने। देश को बेवकूफ बनाने का काम आप कर रहे थे चुनाव से पहले, और जब आकर के आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं तो आप उस बात को घुमा फिरा रहे हैं। ये सारा देश समझ गया है। कानून की भाषा एक छोटा आदमी भी जानता है, बड़ा भी आदमी जानता है। और आपका सबसे बड़े कानून के जो ज्ञाता थे जेठमलानी साहब, वो आपके खिलाफ खड़े हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। आपको कोई जवाब नहीं निकल रहा आपके पास। इस पूरे मुद्दे के कोर्ट में जाने के बाद क्या अब काला धन मुद्दे के मामले में कुछ गति आएगी और लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इस मुद्दे पर सरकार, कोर्ट कुछ कर रहा है, या लोग एक बार फिर से इंतजार करते रहेंगे कि कब उन नामों का खुलासा होगा, कब वो धन वापस आएगा? टीएन गुप्ता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं चूड़िका जी ये कहना चाहता हूँ कि एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट सक्षम है इस समस्या के समाधान के लिए। उनका गौरवमय इतिहास भी है सुप्रीम कोर्ट का। इस देश में जो काला धन है, अगर की नियत ठीक है तो इस देश के काला धन को रोके और उसको क्यों नहीं पकड़ते? डायरेक्टरेट वो क्या नाम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको क्यों अथराइज नहीं करते, क्यों उसको ज़्यादा पावर नहीं देते हैं कि देश के काला धन को भी रोका जाए और व्यवस्था ठीक की जाए? उसमें क्या इनके सामने दिक्कत है? जी, लेकिन जो विदेशों में काला धन है वो कोर्ट के दखल के बाद जी के पाठक जी आपके पास आ रहे हैं। जो देश में जो काला धन विदेशों में है, अब कोर्ट के इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने के बाद, अपने हाथ में लेने के बाद, क्या गति आ पाएगी या उसी कछुआ चाल में ही चलता रहेगा? गुप्ता जी बताइए। गुप्ता जी, आपसे पूछा है जी। गुप्ता जी, आपसे जी, गति आएगी कि उसी कछुआ चाल में चलेगा ये सब? देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी जानकारी है वो आपकी सेवा में उपस्थित है। एसआईटी को क्या नाम नवंबर की अंतिम तारीख को दे दिया है कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ। और 31 मार्च 2015 तक का इसका पूरा फाइनल हो जाएगा। देश की जनता को
और हम सभी लोगों को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी वो व्यवस्था देते हैं, वो देश को सभी लोग उसका आदर करते हैं, सभी दल आदर करते हैं। हमें पूरा विश्वास है इसका निराकरण, इसका समाधान उनके द्वारा हो जाएगा, इनके द्वारा नहीं होने वाला था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, कहा कि आपके बस का नहीं है, हमको छोड़िए, हम इसको कर लेंगे, और उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। अब इनकी अगर नियत है तो इस देश के अंदर जो काला धन है उसको पकड़ें, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारें, और SIT में जो भी इनकी मदद सरकार के द्वारा चाहिए, अभी इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ। कि विदेशों से डॉक्यूमेंट लेने होंगे, इंक्वायरी करनी होगी, उसमें सहायता की इनकी जरूरत होगी। अगर इनकी नीयत ठीक रहेगी तो उसमें सहयोग है पूरा दें, और देश के काला धन को भी रोकें और उसको पकड़ें। डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है उसको ताकत दे। इसके पहले दे सकते थे 5-6 महीने के अंदर। हाँ। उसमें संशोधन कर सकते थे। जब वहाँ पर ट्रीटी थी उसका सहारा आज ले रहे हैं, और उसका जो पहले कहा था उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और जेठामलानी ने कहा क्या? उन्होंने कहा ये वही कर रहे हैं जो पहले की सरकार ने किया था। जो पहले की सरकार के सामने लीगल प्रॉब्लम थी, उस देश के सामने इनको कहना चाहिए था। हाँ। हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम है, आज उससे मुकर रहे हैं। इनकी दरअसल में समस्या व्यक्तिगत आक्षेप करना, जैसे मेरे ऊपर एक टिप्पणी कर दी, कानून का अध्ययन करना चाहिए, जैसा कानून इन्हीं के पास है और कहीं बाजार में अवेलेबल नहीं, कोई दूसरा कानून सीख नहीं सकता। काला धन का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और देश की जनता को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ ठोस पहल होगी। हर पार्टी, चाहे यूपीए हो चाहे NDA हो, इस पूरे मामले में उसकी नीयत को लेकर लगातार सवाल उठे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया तब भी केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए। 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, लेकिन 100 दिन बीतने के बाद भी जब ये धन वापस नहीं आए तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन अब उम्मीद है कि इस पूरे मुद्दे पर कुछ ठोस पहल होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बदलाव जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का। GK पाठक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, TN गुप्ता जी वरिष्ठ अधिवक्ता, DC शुक्ला जी आर्थिक विशेषज्ञ, और डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी कांग्रेस से आज का मुद्दा में आने के लिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।